नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सरदाना इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगे। 10 बूंद जिंदगी की, लेकिन अभी से ही पूर्ण रूप से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सियासी प्रहार किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो आज पहले दौर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पहल पर बात आगे ले जाते हुए जानकारी दी कि एमएसएमई क्षेत्र में या फिर बिजली वितरण कंपनियों को रियल एस्टेट सेक्टर में क्या राहत दी गई है। उस पर ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है बिग जीरो, यानी बड़ा शून्य। ममता ने केंद्र के पैकेज को बिग जीरो करार दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का प्रधानमंत्री ने बीती शाम ऐलान किया था। आज उसमें जो वित्त मंत्री ने बातें सामने रखी हैं, उन सबको बिग जीरो करार दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये लोगों के साथ धोखा है। राज्यों को इस पैकेज में कुछ भी नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्रियों के साथ 2 दिन पहले, और उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहत की मांग की थी केंद्र सरकार से और कहा था कि राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान होना चाहिए। कल जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के इस राहत पैकेज का ऐलान किया, तो राज्यों को उम्मीद थी कि उनके लिए भी इसमें अलग अलग पैकेज का ऐलान होगा, पैसे का बंटवारा होगा। लेकिन आज पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय वित्त मंत्री ममता बनर्जी की, माफ कीजिए निर्मला सीतारमण की, और उसमें राज्यों के लिए अलग से कुछ ऐलान नहीं किया गया। इससे लगता है ममता बनर्जी मायूस है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज बिग जीरो है, क्योंकि इसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं है, लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रहार किया है, इन सब पर जवाब हम लेंगे, क्योंकि अगले 1 घंटे के इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। मनीष तिवारी जी हमारे साथ, पूर्व मंत्री भारत सरकार के और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कई अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जल्दी से पहले आपको सुना देते हैं, जब ये एमएसएमई क्षेत्र के लिए या फिर बिजली वितरण कंपनियों के लिए या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में अलग अलग क्षेत्रों में जो राहत की बात का ऐलान कर रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा। I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure, and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी, और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा, और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी, और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के
तो 3 लाख करोड़ तक के लोन ये दिए जाएंगे एमएसएमई क्षेत्र में, गारंटी उसके लिए नहीं देना होगा। इसी के साथ बिजली वितरण कंपनियों को क्या कुछ लाभ, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने किया है प्रहार, कहा है इस आर्थिक पैकेज का क्या है राज्य को फायदा, और उन्होंने इसे बिग जीरो कहा है। इसी बिग जीरो पर आइए चर्चा को आगे लिए चलते हैं कि क्या ये वाकई बिग जीरो है या फिर इसके जरिए आने वाले वक्त में हम अर्थव्यवस्था की जो एक पटरी पर आने की उम्मीद है उसको वापस लौटते हुए देखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथे जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। सुनील अलग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं समित पात्रा जी आप ही से रिएक्शन लेना चाहती हूं। ममता बनर्जी का प्रहार आ गया है जैसे ही वित्त मंत्री की बात खत्म हुई, लेकिन कांग्रेस का भी आरोप है कि जो डायरेक्टली आपको फायदा लोगों को तक पहुंचाना था वो न करके आप इंडस्ट्री में जान फूकने की जो ये लोन आसान बन जाए या फिर बिजली वितरण कंपनियों को कुछ फायदा हो जाए ऐसे कदम उठा रहे हैं, उससे जो ये बड़ा संकट है उसमें बहुत राहत नहीं पहुंचती है। आपका जवाब समित जी। देखिए, पहली बात तो है मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मैंने पूरी तरह से सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस को निर्मला जी का, और ये एक ऐतिहासिक पैकेज है और ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ और आना बाकी है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। नंबर 2, जहां तक ममता जी का सवाल है, मुझे तो लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है या कल रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ था, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने लिखित रूप से लिखा हुआ था कि क्या जवाब देना है कि जीरो है, कुछ नहीं है। एक तरफ हीरो है और एक तरफ जीरो है, जनता जानती है कौन हीरो है और कौन जीरो है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैंने तो सुना था आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 5 से 6% अगर जीडीपी का मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहां तो 10% मिल रहा है, फिर भी ये खुश नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि राहुल गांधी जी जब रघुराम राजन जी से बात कर रहे थे और रघुराम राजन जी से राहुल गांधी जी ने पूछा था कितना टका मिलने से, कितने पैसे मिलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, गरीबों की त्रासदी, दुख, तो रघुराम राजन जी ने कहा था 65,000 करोड़ अगर मिल जाएगा तो सब कुछ व्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो उसके अगले सेकंड राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मोदी जी 65,000 करोड़ दे दो। अब यहां तो 20 लाख करोड़ मिल रहा है, फिर भी राहुल गांधी खुश नहीं हो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी खुश हैं, ममता बनर्जी खुश हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दे पे आना है। मुद्दा क्या है, लोगों को परेशानी क्या है। ये कह रहे डायरेक्टली हाथ में पैसा दे देते कंपेंसेशन का, बाकी कुछ नहीं। आप बुरा मत मानिएगा, ये तो ऐसा है कि किसी के जान को, घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा है और ये कह रहे हैं कि ये मर जाए तो कंपेंसेशन का पैसा हमें मिल जाए। अरे भैया, उसको जीवित रखना है ताकि भविष्य में वो अच्छा काम और करे। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की तकलीफें हैं लोगों की। प्रथम तकलीफ है कि मेरी नौकरी ना जाए, और अगर नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाए। दूसरी तकलीफ है मुझे तनख्वाह कैसे मिले। तनख्वाह नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरी कंपनी डूब रही थी, इसलिए कंपनियों को बचा के रखना। इन कंपनियों में मुख्य कंपनी कौन है? जो एमएसएमई है। सर्वाधिक एमएसएमई इससे अफेक्टेड हुए थे क्योंकि वो छोटे हैं, वो मझौले हैं, उनको बचाना। जैसे छोटे बेटे को घर में पहले सुरक्षित किया जाता है, उसके बाद बड़े बेटे की तरफ जाते हैं, इसलिए छोटे मझौले कुटीर उद्योग के प्रति किया गया है। बताइए डॉक्टर पात्रा, आपने मरीज का जिक्र कर दिया। मैंने आपके सहयोगी सुधांशु जी से भी सवाल पूछा था, आप डॉक्टर हैं, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे। जिस मरीज को ऑपरेशन चाहिए, सर्जरी चाहिए, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं होम्योपैथी की दवाई ले लो। हाँ। और दूसरा, कल प्रधानमंत्री ने कहा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। आज निर्मला जी जिस तरीके से डिफाइन कर रही हैं, उससे लग रहा है 20 लाख करोड़ की लोन बांटो योजना। देखिए, पहली बात तो है किसने कहा ये होम्योपैथी का हम मेडिसिन दे रहे हैं? ये तो सर्जरी आरंभ हो चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए का एमएसएमई के एक सेगमेंट को, जो स्टैंडर्ड एमएसएमई है जिसमें 45 लाख यूनिट्स आते हैं, उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक नॉन कोलैटरल बेस्ड, किसी तरह से कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, वो लोन ले सकते हैं। लोन लेके वो क्या करेंगे? वो अपने अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जो काम कर रहे हैं, उनका वेतन देंगे, अपनी कंपनी को बचा के रखेंगे। 200 करोड़ तक जो टेंडर, डॉक्टर साहब उनके ऊपर पहले ही 10.5 लाख करोड़ का लोन है एसएमईज के ऊपर, आप उनसे कह रहे हैं और ले लो। नहीं, देखिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। हाँ, मैं एक बार डॉक्टर पात्रा जवाब ले लें। हाँ। देखिए, पहली बात तो है बहुत सारी छूट दी गई है। 200 करोड़ तक ये ऐसे एमएसएमई जो होते थे, 200 करोड़ तक के टेंडर के लिए जिनके वो एंक्सिलरी यूनिट होते थे, बड़े बड़े कंपनीज वो फॉरेन से प्रोक्योर करते थे, वहां अब रोक दिया गया है कि आप ही को टेंडर मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, इन एमएसएमई के लिए गारंटी नहीं देना पड़ेगा, कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, एमएसएमई के परिभाषा को ही, डेफिनेशन को बदल दिया गया है। ये कानून में एक प्रावधान बदल कर किया गया है ताकि एमएसएमई अपने दायरे को बढ़ाने से भी ना चूके। पहले वो दायरे के
अंदर ही रहते थे कि कहीं हमें बेनिफिट्स ना मिले। तो ये सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं एमएसएमई को। मुझे लगता है केवल एक ही सेक्टर को नहीं, एमएसएमई के जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जो एनपीए घोषित हो गए थे, जो एक तरह से बहुत मायूस और दुखी थे, उनके लिए भी फंड ऑफ फंड्स एक 50,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस अमाउंट क्रिएट किया गया। अगर इसमें भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, मैं एक प्रोवर्ब कह के खत्म कर रहा हूं 1 सेकंड में। चाइना में एक प्रोवर्ब है, टीच अ पर्सन फिशिंग रादर देन फीडिंग हिम फिश एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, हम फिश भी दे रहे हैं। ये 3 महीने की अवधि में लोगों को राशन पहुंचाना, गरीबों के घर तक उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचाना, वो तो कर ही रहे हैं। भविष्य में सस्टेनेबिलिटी कैसी हो, क्योंकि ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये महीनों की लड़ाई है। भविष्य में सस्टेनेबिलिटी कैसी हो। डॉक्टर पात्रा के इस दलील में तो दम है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप 13 करोड़ लोगों को डायरेक्टली 7,500 रुपया दे दीजिए, तो आप सीधा हमेशा लोगों तक पैसा देने की बात कर रहे हैं। और यहां पर तो एमएसएमई में वापस जान फूंकने की चुनौती है, उसको एड्रेस करने के लिए तो आपको यहीं पर बूस्टर डोज देना होगा ना। और उसी की पहल की गई है, चाहे फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करके कॉर्पस के जरिए या फिर लोन को और आसान बनाकर किया गया। आपके जितने भी सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संबित पात्रा जी ने, मुझे खुशी है रघुराम राजन को सुना, अगर ढंग से सुना होता तो रघुराम राजन जी ने 65,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करी थी 13 करोड़ हाउस होल्ड्स को। बट वो भूल जाइए 1 मिनट के लिए, एमएसएमई पैकेज की ही बात करते हैं। रोहित सरदारा जी ने एक सवाल उठाया और उस सवाल में ही सबसे ज्यादा दम है। इसलिए दम है क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस और लोन स्टिमुलस में अंतर है। जो आज किया गया है 6 लाख करोड़ का लगभग एमएसएमई पैकेज घोषित किया गया है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं वित्तीय चीजों की थोड़ी बहुत समझ रखती हूँ, इस 6 लाख करोड़ के पैकेज एमएसएमई में जो भी आज घोषित हुआ, जितने भी अनाउंसमेंट किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी दमड़ी अभी तक नहीं गई है। ये सारे लोन एनहांसिंग पैकेजेस हैं। मुझे आप सिर्फ एक सिंपल सी बात समझाइए कि जब तक डिमांड डिस्ट्रॉयड रहेगी, कोई भी एमएसएमई और स्ट्रेस और बर्डन और लोन क्यों रहेगा। बस एक चीज इसमें अच्छी है, इन्होंने 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की बात करी है, जो हमने बार बार कही थी, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है वो तभी सफल होगी जब आप डिमांड क्रिएट करिएगा इकोनॉमी में, जब आप गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, माइग्रेंट लेबर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करिएगा बिना डिमांड क्रिएट हुए। हमारी इकोनॉमी का 75% हिस्सा डिमांड और कंजम्पशन है, which is completely destroyed। जब तक वो क्रिएट नहीं होगा, आप कुछ भी करते रहिए। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको डायरेक्ट कैश, ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूँ सुप्रिया जी। हमारे साथ सुनील अलग साहब भी जुड़ गए, जो कि चेयरमैन है एसके एडवाइजर्स के। जल्दी से डॉक्टर पात्रा, वो कह रहे हैं जब तक डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा, फिर ये सारे कदम बेमानी हो जाएंगे। ठीक है, मैं सुप्रिया जी का जवाब देता हूं। मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं, हाँ उनको कुछ इस विषय में पता भी है। नंबर 1, देखिए पहली बात है कि एक कंपनी है एमएसएमई और उसके अंडर में बहुत सारे मजदूर हैं। मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं क्योंकि आज तक का रीच घर घर में है। देखिए मजदूर एमएसएमई के अंडर में है, ये लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक मजदूर को 7,500 दे दो, बस खत्म। ठीक है, हमने 7,500 दे दिया, फिर 3 महीने बाद फिर 7,500 दे दो, काम खत्म। वहां वो कंपनी डूब जाएगी और मजदूर को आप 3-3 महीने में 7,500 देते रहो। मोदी जी कह रहे हैं ये कंपनी को इतना मजबूत बना दो, इस कंपनी को इस प्रकार खड़ा कर दो कि ये कंपनी इनको आने वाले हर महीने पर तनख्वाह दे सके। मैं सुप्रिया जी, ऐसे नहीं होता है डिबेट। सुप्रिया जी, आप तो पहले डिबेट कराती थी, ऐसे नहीं होता है डिबेट के बीच में चिल्लाना नहीं होता। तो अगर ये एक सेकंड सुप्रिया जी, आप एंकर थी। सुप्रिया जी, आप पसंद नहीं करती थी गेस्ट बीच में बोले। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। तो इसलिए मोदी जी कहते हैं कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी को मजबूत करिए ताकि ये कंपनी आने वाले कई वर्षों तक सस्टेन कर सके इन मजदूरों को। ये नंबर 1 है। नंबर 2, सुप्रिया जी ने कहा डिमांड बढ़ाना है। डिमांड बढ़ाने की बहुत सारे उपाय किए हैं। आप देखिए, लोकल को वोकल करना है। 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर को विदेश से नहीं अलाउ करेंगे, अपने देश के ही एमएसएमई 200 करोड़ तक के टेंडर के लिए एलिजिबल होंगे। ये डिमांड तो बढ़ेगा। और अगर लोकल को वोकल करेंगे और ईपीएफ के पैसे के माध्यम से, टैक्स बेनिफिट के पैसे के माध्यम से जो 25% रिडक्शन किया है टीडीएस और टीसीएस में, इसके माध्यम से आपके हाथ में कुछ पैसा रहेगा तो आप खरीद सकते हैं। इसी माध्यम से डिमांड भी क्रिएट किया गया है। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं क्रिएट किया गया। ये बड़ा चक्कर है, एक्चुअली चक्कर ये है सर कि आदमी को पहले ये बताया जाए कि हम तुमको एक मुर्गी देंगे,
फिर वो मुर्गी अंडा देगी, फिर उस अंडे से चूजे निकलेंगे, फिर तुम एक पोल्ट्री फार्म खड़ा करोगे, उसके बाद तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। नहीं नहीं सर, एक सेकंड एक बार सुप्रिया अपनी बात रखें। 500 संबित जी एक बार सुप्रिया अपनी बात रख लें। उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि भाई संबित पात्रा को ज्यादा समय मिल गया, कांग्रेस पार्टी को कम समय मिला। एक बार वो अपनी बात रख लें। आपको मेरी बात पसंद नहीं आया, उस पर कमेंट कर दीजिएगा पात्रा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमें तो मिलेगा ही ज्यादा समय, हम क्या करेंगे इसमें? हमारी गलती क्या है? प्लीज गुस्साने से क्या होगा? सुप्रिया जी बोलिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डिबेट में उनको 4 बार और मुझे 1 बार, मेरा ये कहना है, मैंने जिस चीज का स्वागत करना था उसका स्वागत किया, लेकिन डिमांड बढ़ाना ईपीएफ के थ्रू नहीं होता है। 75% लोग आज अपनी फ्यूचर सेविंग से ड्रॉ करके जी रहे हैं। ये शर्म की बात है। संबित जी समझने की कोशिश करिए। हमारी एक डिमांड ये थी कि एमएसएमई में सरकार को अब एम्प्लॉइज का वेज बिल भरना चाहिए। आज आप एक एमएसएमई 10 लोगों को एम्प्लॉय करती है, ईपीएफ में आप उसका पैसा डाल दीजिए। एमएसएमई को, इसके मालिक को इससे क्या मिल रहा है? वो लोगों को अभी भी नौकरी से निकाल रहा है। 6.3 करोड़ एमएसएमई है इस देश में, और आपको लगता है कि ईपीएफ डालने से आप लोगों की नौकरियां बचा लीजिएगा? डिमांड और कंजम्पशन का पैटर्न तो समझिए पहले। सुप्रिया जी एक चीज तो बताइए, फ्यूचर सेविंग पर जी रहे हैं। सुप्रिया जी एक चीज तो बताइए, वो कह रहे हैं हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं वापस, आप कह रही हैं कि नहीं उनको डिपेंडेंट ही रखिए, उनको कैश देते रहिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं कह रही हूँ। ये आपदा का वक्त है। आज लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 38% पे बेरोजगारी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय उनको डिपेंडेंट बनाने की बात करेगी, आपको मदद करनी ही पड़ेगी। ये हम सबका नैतिक धर्म है मदद करना। डिपेंडेंट इस समय कोई नहीं बना रहा है, ये आपदा का वक्त है। आगे बढ़ के मदद। 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। देखिए मैं मुझे लगता है चिल्ला चोट करके नहीं, शांति से डिबेट करते हैं। वो भी बहुत जानकार हैं और हमें भी थोड़ी बहुत समझ है। नंबर 1, देखिए बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि कोई मरीज अगर मर रहा हो तो आप थोड़ी उसको कहेंगे अरे भविष्य में तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। कोई इंटरवेंशन तो करना होगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का जो पीएम गरीब कल्याण का फंड था, उसके माध्यम से प्रत्येक महिला को 500 रुपए, प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए, प्रत्येक घर में एक सिलेंडर 3 महीने के लिए, प्रत्येक घर में 3 महीने का राशन। देखिए आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो ये ठीक नहीं है। सुप्रिया जी आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप एक एंकर रह चुकी है, इस प्रकार का व्यवहार उचित व्यवहार नहीं है। मैं आपके समय एक शब्द नहीं बोलता। नहीं ये ऐसे चिल्ला चोट का डिबेट नहीं चलेगा भैया। मैं भी आपका आपकी बड़ी बहन की तरह इज्जत करता हूं, आप जानती हैं अच्छी तरह। नहीं मरोड़ के प्रस्तुत करता हूं तो आप अपने समय पे बोलिए, उसका अर्थ ये नहीं कि आप मुझे बोलने नहीं देंगी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सुप्रिया जी, आप भली तरह से जानती हैं, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू। देखिए अंजना जी, इमरजेंसी के लिए सबके हाथ में कुछ कैश, कुछ राशन, ये सरकार ने प्रोवाइडेड किया, सबको सिलेंडर भी दिए, ये सारा कुछ किया गया है। इस प्रकार से आपको कहना कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, भविष्य के लिए कर रहे हैं, उचित बात नहीं है। मगर ये भी करेंगे और जहां पर वो नौकरी करता है मजदूर, उस इंडस्ट्री को बचा के भी रखेंगे। वरना 3 महीने बाद मजदूर का क्या होगा? जब ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, फिर वो मजदूर कहां जाएगा? वो केवल क्या 3 सिलेंडर लेके बैठा रहेगा? वो मजदूर क्या केवल 3 महीने का राशन लेके बैठा रहेगा? नहीं, उसके बाद भी उसको सस्टेन कराना है। इस कारण से उसके यूनिट को मजबूत करना है, उस कॉन्ट्रैक्टर को। जस्ट अ सेकंड रोहित जी, उस कॉन्ट्रैक्टर को भी मजबूत करना है। देखिए मैक्सिमम हमारे मजदूर कहां काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के नीचे में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने एक्सटेंड कर दिया है और उसके पेमेंट को रिलीज कर दिया है तो वो पेमेंट करेगा। आपने कहा ना अभी कि अगर अभी अनुराग ठाकुर कह रहे थे अगर 70% काम आपका हो गया है, आपका पैसा रुका हुआ था, तो हम जल्दी से जल्दी ये पैसा रिलीज कर देंगे ताकि आप कल अपने मजदूर भाइयों को वो पेमेंट कर दो। और कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया 6 महीने के लिए ताकि वो सिक्योर रहे। रियल एस्टेट में आपके पूरे के पूरे प्रोविजन को 6 महीने के लिए हमने एक्सटेंड किया ताकि आप अपने मजदूरों को वहां से धक्के देके बाहर ना निकालो, आप भी सिक्योर रहो और अपने नीचे जो काम कर रहा है उसे सिक्योर रखो। डॉक्टर पात्रा, देखिए ये पॉलिटिकल डिबेट चलती रहेगी आप दोनों की, सुप्रिया जी भी इस पर बोलेंगे। एक बार मुझे जरा सुनील अलग के पास जाना चाहिए क्योंकि बिजनेस जगत के लोग क्या इस पर सोचते हैं। 6 लाख करोड़ का आज एक तरह से हिसाब किताब सामने आ गया 20 लाख करोड़ में से। कितनी उम्मीद आपकी बंधी है कि इससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जान आएगी? जो डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं मजदूरों का या जो नौकरियां खो रहे हैं उन लोगों का, उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। क्या देख रहे हैं आप मिस्टर सुनील? अब देखिए, मैं जो कह रहा था शुरू से, जो सुप्रिया जी भी कह रहे हैं और संबित जी भी कह रहे हैं, दोनों इकोनॉमिक्स में बिल्कुल माहिर हैं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, देखिए जितने माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं अपने गांव में, अब वो गांव से उनको वापस लाना है क्योंकि बिना उनके कोई भी इकोनॉमी नहीं खुलेगी।
अब किस तरह वापस लाया जाए उनको? अगर आप एमएसएमईज और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देंगे तो वो कह सकते हैं सब लोगों के आ जाइए, आप फिर वापस आ जाइए, मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, आपको ये भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, आप अपने गांव में भी भेज सकते हैं। लेकिन अब शुरुआत, अब या तो आप किसी सबको फ्री दे दीजिए, एक तरफ से जो सुप्रिया जी कह रहे हैं वो भी दे सकते हो आप। जो देखिए शुरुआत से मनरेगा, ये जो भी मोदी जी कह रहे थे किसी को फ्री मत दो किसी चीज, बिकॉज लोन्स देना है तो 1 साल के लिए तो उनको पेमेंट करना ही नहीं है। अब वो 3 लाख करोड़ बिना कोई कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। अब देखा जाएगा 12 महीने के बाद अगर इकोनॉमी नहीं पिकअप करेगी तो फिर वेदर टू वेव ऑफ द लोन्स और नॉट, उस वक्त देखेंगे ना। अब तो देखो कोई आदमी पहले लोन के नीचे दबा हुआ है, आप उसको कह रहे हैं कि तुम लोन लेके लोन चुका लो और फिर लोन लेते रहो। नहीं, क्योंकि हम लोन की सुविधा सस्ती कर रहे हैं। नहीं, प्लीज, नो बैंक्स आर बीइंग टोल्ड कि लोन चुका दो, नहीं प्लीज, नो एमएसएमई इज सपोज्ड टू टेक द लोन एंड चुका दो। ये तो आप अपने आप कह रहे हैं। गवर्नमेंट देखो बैंक को दे रही है, बैंक दे रही है लोगों को, अगर वो लोन लेके लोन चुका रहे हैं तो देन द पर्पस ऑफ द लोन इज डिफीटेड। वो बड़ा क्लियरली उन्होंने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि दिस लोन इज टू पे फॉर वर्कर्स, इफ दे पे द वर्कर्स विल कम बैक। एमएसएमईज जो भी हैं, 80, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री में 85% रिलाई ऑन एमएसएमई। अब देखिए, अब देयर इज नो एंड। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ परफेक्ट प्लान। यस, यू कुड हैव गिवन फ्री फर्स्ट देयर, फिर डिमांड करिए, ये करिए, वो करिए। देखिए जो भी कर रहे हैं वो कम से कम कुछ तो आए। लेकिन व्हाट वी हैव टू डेवलप एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ इज दैट, देखो उन्होंने कहा था लॉज, रेगुलेशंस, लॉ, जो लीगल एस्पेक्ट्स, ये के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं अभी तक। बिकॉज अगर ये सब जो पैसा जो उन्होंने गवर्नमेंट 13 लाख 14 लाख 15 लाख जो भी दे रहे हैं, सब वेस्ट हो जाएगा अगर माइंडसेट नहीं चेंज होगा हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के टू सिंप्लीफाई ऑल द रूल्स। मैं तो कहता हूं पीएम रेडी, तो एक लंबी सतत प्रक्रिया है ना सर, आप भी जानते हैं। एक सेकंड, सुप्रिया जी बोलना चाह रही है। सुप्रिया, एक सवाल उसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ। एक सवाल, देखिए ये 7,500 एक बार दे देना, फिर अगले महीने, ये आपको क्या लगता है किस तरह के प्लान के साथ सरकार को? चलिए हम एक तरह से, क्योंकि आप हमेशा बिजनेस रिपोर्टिंग करती रही हैं, 6 लाख करोड़ जो है आज का, क्या करना चाहिए था? एमएसएमई में जान फूंकने के लिए क्या करना चाहिए था? ये पैसा डायरेक्टली वेज बिल के लिए दे देना चाहिए था, तनख्वाह के लिए, वही एक रास्ता है? मुझे एक बात बताइए अंजना जी, थोड़ी बहुत क्योंकि समझ रखती हूँ इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। अगर लोन से ही इकोनॉमी चल जाती तो आरबीआई ने तो ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर दिया है। आरबीआई ने तो ऑलरेडी रिवर्स रेपो कम कर दिया था, बैंक्स को लोन देने को कहा, लेकिन लोन लोगों ने नहीं लिया, ना रिटेल लोन लिया गया, ना कॉर्पोरेट लोन लिया गया। लेकिन सुप्रिया श्रीनाथे, एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से है, लेकिन जो एमएसएमई क्षेत्र है उनकी क्या मांग थी? उनको यही चाहिए ना कि जिनके लोन इस वक्त वो नहीं रिपे कर पा रहे हैं या डूब रहे हैं, उनको कोई एक सोर्स चाहिए जिसके जरिए वो आगे बढ़े। उनके लिए वो उम्मीद का तिनका क्या है? वो यही है कि इस लोन का वो फायदा उठा सकते हैं। आपको एमएसएमई क्षेत्र की क्या मांग थी? एमएसएमई क्षेत्र जिसमें 6.3 करोड़ यूनिट्स आते हैं, उन सब की मांग थी कि हम वेजेस अपने नहीं पे कर पा रहे, हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, हमारे लोगों के वेजेस या तो जीएसटी रिफंड 6 मंथ्स प्रीवियस आप दे दीजिए, या आप वेजेस हमारे 3 महीने के पे कर दीजिए। वो नहीं किया गया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मेरी कंपनी मुझे निकालेगी और हम सिर्फ ईपीएफ पे करते रहे, कोई कंपनी रखेगी नहीं। मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहती हूँ, जो ममता बनर्जी ने बात कही है, मैं उस तरह की भाषा में बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ, जीरो और ये सब, मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ। लेकिन स्टेट्स के लिए जरूरी है समझना, 31,000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का जो फंड है, वो सीधा सीधा सिर्फ स्टेट फंड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 90,000 करोड़ का जो पावर डिस्कॉम फंड है, ये फुल्ली बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स है। अगेन नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बातें भी समझने की जरूरत है कि पैसा अंतोगत्वा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है पैसा अंतोगत्वा कर रही है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स नहीं है, और इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होने वाला विषय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं, सब हमारा पैसा है। फिर कल रो रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सब हमारा ही पैसा है। देखिए फिर सुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा बोलने दीजिए, ऐसे मत होइए, आप आराम से बैठिए।
आप हंसिए, मन में हंसिए, आप बोलते रहिए, साउंड प्रोड्यूस करके मत हंसिए। आपकी अनभिज्ञता में मैं हंस रही हूं, आप बोलिए। अरे तो अब मन में हंसिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आप साउंड प्रोड्यूस करके मत हंसिए, अंदर में हंसिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे मत बताइए मैं इतना कहना चाहता हूं, ओहो देखिए रोहित जी और अंजना जी, मुझे तो कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है मुझे कारण पता है। ये सोच रहे हैं कि ये तो हम सब लूट लाट के गए थे, ये 20 लाख करोड़ आया कहां से? ये कल तक मुझे तो आज मैं सुबह देखा था दुनिया जी संबित जी, मैं बाकी प्रवक्ताओं से मेरे साथ भाषा का ऐसे अरे भैया ये कोई ऐसे मत लड़िए, ये कोई हम ट्यूबवेल पे लड़ रहे हैं क्या खड़े होके? आप भी नहीं हाँ बहुत बढ़िया। अरे अंजना जी, हम ये क्या ट्यूबवेल, हम ये पानी भरने वाले ट्यूबवेल पे खड़े होकर लड़ रहे हैं क्या? ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? वापस विषय पर ये पैसे का भार क्या अंततोः राज्यों पर आएगा, ये उन्होंने कहा था। वापस इश्यू पर प्लीज, हमारे दर्शकों का वक्त बहुत मूल्यवान है। हाँ, मैं इश्यू पे ही बोल रहा हूँ जी सर। देखिए आज सारा कुछ डिवाइड करके सेंटर ने बताया है कि इस प्रकार से 6 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख में से आज 6 लाख करोड़ का उन्होंने पूरा एक हिसाब किताब दिया हुआ है। उसमें भी कांग्रेस दुखी है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6% चाहिए था उनको जीडीपी से ना, यही उनकी मांग थी। अगर 10% भी दे दिया गया उस पर भी वो चिल्ला रहे हैं। डिस्कॉम्स को लेकर अगर ये सब कुछ राज्य कर सकती थी और केंद्र की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी तो अनाउंसमेंट कर देते ना। डिस्कॉम्स को लेके जो प्रॉब्लम हो रही थी, डिस्कॉम्स जेनकोस को पे नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण जेनकोस एकदम शटडाउन की अवस्था में चली गई थी। और ये जो पूरे के पूरे अपने लॉकडाउन के समय में बिजली की जो कंजम्पशन की कमी हुई थी, उसमें एक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई थी डिस्कॉम्स को लेकर जो कि अपने आप में बहुत ही भारी परिस्थिति थी। ऐसे में अगर राज्य के पास सोल्यूशन होता तो राज्य कर देती घोषणा। क्यों नहीं घोषणा कर रही थी? क्यों केंद्र को बता रही थी? ये इसलिए बता रही थी क्योंकि ये राज्य के हाथ के विषय नहीं थे। केंद्र ने इस पे हस्तक्षेप करके, चाहे डिस्कॉम्स का विषय हो, चाहे एनबीएफसीज का विषय हो, चाहे एमएसएमईज के विषय हो, चाहे ईपीएफ का विषय हो, ये केंद्र के विषय थे। और देखिए जहां तक ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं तो कहता हूं अगर ठीक है आपके पास इतने पैसे हैं और आप लोगों का भी पैसा है तो महाराष्ट्र क्यों मांग रही है? कर दे अपने आप ही, कर दे वेस्ट बंगाल अपने आप ही। अगर आपके पास इतने पैसे हैं और सब कुछ आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, जवाब दीजिए इसका। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं एक सवाल पूछना, उन्होंने भी आपसे पूछा, उसका जवाब देके सवाल पूछ लीजिए। मैं पहले तो सबसे पहले संबित जी से ये पूछना चाह रही हूँ, फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस में तो अंतर आप समझते ही होंगे, और अगर वो अंतर आप समझते होंगे तो आप शायद मेरा आक्षेप भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स है। आप अगर ये समझ ही नहीं रहे हैं कि 90,000 करोड़ लोन्स जो डिस्कॉम्स के हुए हैं वो फुल्ली बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, और 31,000 करोड़ रुपए का जो वेलफेयर फंड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन का है, ये स्टेट फंड होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मैं और आप बहस करके सच को नहीं बदल सकते हैं। मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस को समझिए, ये लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स है, ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। फिस्कल होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर से पैसा जाता है। अभी तक 4.2 लाख करोड़ की ही एडिशनल बोरोइंग हुई है, अगर जाएगा तो वही जाएगा। पहले अंतर तो समझिए आप। डॉक्टर पात्रा, चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी, यहाँ एक्सपर्ट भी बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ चलिए हम लोग इकोनॉमी को कितना समझते हैं कितना समझते नहीं है वो अलग बात है। यहाँ अलग साहब बैठे, कम से कम हम दोनों से वो अलग हैं क्योंकि वो राजनेता नहीं है। उन्होंने अपने विषय को अभी समझ के साथ रखा कि किस प्रकार से कंपनियों को आगे बढ़ना है। मैं बहुत सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, एक मैं जवाब दे रहा हूँ, रुकिए। जहाँ तक स्टिमुलस का विषय है, ये जो लिक्विडिटी बढ़ाना है, मार्केट में किस तरह से पैसे सबके हाथ में आए, किस प्रकार से वो व्यय हो, किस प्रकार से उससे मार्केट में एक हलचल पैदा हो, किस प्रकार से एक इकोनॉमिक साइकिल बने, यह भारत की सरकार का मुख्य प्रावधान है कि किस प्रकार ये जो पूरा चक्र है कि पैसा आए और पैसा खर्च हो, ये महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से पैसा कैसे आएगा और कैसे खर्च होगा, जब तक बड़ी कंपनियां जो एमएसएमईज हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे जब तक इनकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और इनकी स्टेबिलिटी कोई मुफ्त में पैसे दे देने से स्टेबिलिटी नहीं आती है। बिल्कुल मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूं। संबित जी, मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत छोटी सी। संबित जी, इसको थोड़ा सा सामान्य करके मैं आपसे पूछ रहा हूं और बता दीजिएगा क्या हम सही समझ रहे हैं कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं ना सर, आपने कहा कि हम बैंक को पैसा दे देंगे, एसएमई जो नौकरी देती है वो बैंक से लोन लेगी, लोन लेने के बाद जो मजदूर घर चला गया कंपनी उसको बुलाएगी कि आओ हम तुमको नौकरी दे रहे हैं, फिर वो वहां नौकरी पाएगा और फिर उसके बाद वो तनख्वाह लेगा, वो तनख्वाह लेके फिर बाजार में आएगा, खर्च करेगा और वो पैसे का चक्र जो है पूरा हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि उस स्थिति में जिसको आप कह रहे हैं कि कोविड की महामारी से पैदा हुई एक आकस्मिक एक ऐसी परिस्थिति आ गई है
उसमें आप ये थोड़े बहुत दूर की कौड़ी लेके चल रहे हैं, योजना कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। नहीं, मैं बिल्कुल रोहित जी मैं दूर की कौड़ी लेके नहीं चल रहा हूँ। देखिए, वर्तमान में 2 प्रायोरिटी हैं। पहला प्रायोरिटी है जान, दूसरा है जहान। ये तो आप समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। देखिए, जान बचाने के लिए क्या चाहिए? जान बचाने के लिए मिनिमम खाने पीने के लिए, रहने ओढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए, खाना बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो सरकार ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज दिया डीबीटी के माध्यम से। वो मैं रिपीट नहीं करूंगा कितना कितना भेजा, ताकि आप 3 महीने तक अपनी जान को बचा सके और आपके हाथ में पैसा हो। आप जाके मार्केट में, उसमें तो मार्केट भी बंद थे, आपका डिमांड 500 रुपए में कह रहे हैं आदमी जान भी बचा ले और बाजार में सामान भी खरीद ले जाके। रोहित जी जो आपने कहा कि हमने डाला है 500। रोहित जी कंप्लीट तो कर लूं। 500 रुपए वाइफ को मिला है, 2000 रुपए किसान होने के नाते हस्बैंड को मिला है। उस घर में एक सिलेंडर भी आया है उज्ज्वला के माध्यम से। उस घर में 3 महीने का राशन भी आया। उस घर में, अरे फिर से बीच में बोलना, उस घर में एक 3 महीने के लिए सिलेंडर भी आया है। 500 रुपए प्लस 2000 रुपए प्लस कुछ रुपए का राशन प्लस सिलेंडर, ये सब मिला के 3 महीने किस प्रकार से सस्टेन करना है, ये एक लोअर मिडिल क्लास और एक गरीब व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल खाका तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा दिया गया है। नंबर 2, ओ माय गॉड मैडम आप कितना बोलती हैं, 40 करोड़ रुपए तक की डाटा। राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं। यहाँ पूरा पैसा पहुंच गया है, तो आप फिर भी मेरे पे चिल्ला रही हैं। पूरा पैसा पहुंच गया मैडम, फिर भी आप चिल्ला रही है मेरे पे। सुन लीजिए, तो ये रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ पूरा कीजिए ना संबित जी, कौन रोक रहा है? रोहित जी ये तो जान नहीं, आप दोनों तो नहीं रोक रहे हैं, मगर देखिए ना कांग्रेस को कैसे बीच में चिल्लाए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जान बचाया गया 3 महीने। अब जहान, आपने कहा ये दूर की कौड़ी है। देखिए रोहित जी, जब तक वो कंपनी नहीं बचेगी तो वो जो गांव लौट के, हमारे बिहार का युवक गांव लौट के गया था, वो दरभंगा से वापस क्यों आएगा दिल्ली? वो तो बोलेगा हेलो कंपनी बंद हो गई, अब मैं क्यों आऊंगा? मगर क्या इस दलील में दम नहीं है? ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों से, आप तो डॉक्टर बात रहे, एक सेकंड। सुनील अलग साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। सुप्रिया जी, सुनील अलग साहब, क्या इस दलील में दम नहीं है कि आपको नए सिरे से जितने भी ये एमएसएमईज थे, चाहे वो लॉस में जा रहे हो, स्ट्रेस्ड हो या फिर एनपीएस हो, वहां पर जान फूंकने की जरूरत थी? और उसके लिए आप क्या रास्ता अपना सकते हैं? बजाय इसके कि आप वेज बिल भरें वहां के एम्प्लॉइज का, आप उनको ताकत दें कि वो नए सिरे से लोन लेकर आगे बढ़े। इस दलील में क्या प्रॉब्लम है? एक इंडिपेंडेंट वॉइस की तरह बोलिए, क्योंकि जो हमारा दर्शक है वो दोनों पक्ष को इस वक्त सुन रहा है, वो भी जरा समझे कि एमएसएमईज के लिए इंडिविजुअली, उनके लिए जिनका 100 करोड़ तक टर्नओवर है, ये खबर किस तरह से उनके मालिकों के लिए है, उन एंटरप्राइज वालों के लिए है। अब देखिए, मेरे तरफ से आप जो कह रहे हैं शायद 1 महीना भी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लाख करोड़ बिना कोलैटरल के 12 महीने के लिए कोई भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है। 4 साल के लिए उन्होंने लोन को दे दिया है। अब इससे ज्यादा एमएसएमईज के लिए क्या करेंगे गवर्नमेंट? और कोई, मेरे ख्याल जो भी डिस्कस कर रहे हो वो भी अपना सजेशन देना, सिर्फ क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अहलूवालिया ने भी कहा था, जो मैं मानता हूं उनको, उन्होंने कहा देखो जो लिक्विडिटी इंप्रूव होगी वो क्रेडिट के लिए जाना चाहिए और थोड़ा कैश जनरेट करिए इकोनॉमी। और देखिए जो फिस्कल स्टिमुलस के बारे में आपने बात की ना, उन्होंने कहा कि 7% फिस्कल डिफिसिट जाएगा इस साल, सो व्हाट? 1% जीडीपी ग्रोथ होगा इस साल, सो व्हाट? आप पूरे दुनिया को बता दीजिए कि 1 साल के लिए यही होगा। हमने, हमारे पास 2 साल और बचे हुए जहां इंप्रूव करेंगे। अब देखिए, मैं एक सेकंड आप सभी को टोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ राजीव कुमार जी जुड़ रहे हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट और इस वक्त नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। बहुत स्वागत सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही राजीव जी, कि इस जो भी आज लगभग 6 लाख करोड़ का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने पूरे आर्थिक पैकेज से, कि कैसे एमएसएमई को लोन्स विदाउट गारंटी देने की पहल हो, या फिर बिजली वितरण कंपनियों को, या फिर जो तीसरा कदम उठाया गया रियल एस्टेट को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर, अगर आप स्पेसिफिकली बताएं कि इसका अर्थ क्या है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और जो स्ट्रेस हम इस वक्त देख रहे थे एमएसएमई सेक्टर में, उसको दूर करने के लिए। राजीव जी, देखिए ये बहुत बड़ा कदम है हमारी एमएसएमईज को फिर से रिवाइव करने के लिए, और उनको ये बचाने के लिए कि जो उनकी कैश क्रंच था, उनको जो उसमें वो बेचारे वो डूबे जा रहे थे, वो बैंक्रप्सी में ना बदले जाएं, और उनको पटरी पे वापस लाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो आज अनाउंसमेंट किया है वित्त मंत्री ने, उसकी वजह से मुझे यकीन है कि अब एमएसएमई जो है वो उबर आएंगी हमारे इस पेंडेमिक से, और फिर
हमारी अर्थव्यवस्था में अपना जो ये चेन आप कैसे बनता हुआ देखते हैं सर? जो स्ट्रेस में एमएसएमईज हैं पहले से या फिर एनपीएज हैं, वो आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर फिर से लोन लेकर कुछ उद्योग सार्थक रूप से आगे ले जा पाएंगी? ये कैसा होता हुआ देख रहे हैं आप? ये मैं इस तरह से होता हुआ देख रहा हूं कि जब हमारी डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए और भी कदम अभी उठाए जाएंगे, और जो अभी एमएसएमई की डेफिनेशन बदली गई है और उसमें 100 करोड़ तक की टर्नओवर को इंक्लूड किया गया है, और जो ये कहा गया है कि 200 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उससे कम जो है उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर और उनके जितने भी रिसीवेबल्स हैं सरकार की तरफ से और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की तरफ से, वो अगले 45 दिन में दे दिए जाएंगे, तो एमएसएमई के पास वो फिर से कुव्वत आ जाएगी कि वो अपनी प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को दोबारा से शुरू कर सके। और क्योंकि वो बड़े हो जाएंगे, उनको 100 करोड़ तक की छूट है, तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उसमें उनका इंटीग्रेशन भी होने की संभावना है। तो मुझे लगता है, और ये जो 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लोन दिया जाएगा 4 साल के लिए, उससे उनकी वर्किंग कैपिटल में इजाफा होगा, और जो उनको वेजेस वगैरह जो देना थे जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बनाए रखें, वो उसमें भी उनको जरूर योगदान मिलेगा, और इसकी वजह से एमएसएमई हमारी फिर से उभर पाएंगे। लेकिन राजीव जी, राहत पैकेज कहकर सरकार लोन योजना ला रही है, ऐसा लोगों को महसूस क्यों हो रहा है? फिर सरकार राहत पैकेज देकर लोन योजना क्यों ला रही है? ये लोन योजना, कोलैटरल फ्री योजना जो दी जा रही है, उसमें राहत पैकेज इसलिए क्योंकि आपसे कुछ और मांगा नहीं जा रहा है, और अगर आप सिर्फ पैसा बांट देंगे तो एक बहुत बड़ा मॉरल हैजर्ड हो जाता है। हमेशा से ये बात रही है कि अगर आप पैसा बांटेंगे किसी को भी चाहे, तो उसमें ये हो जाता है कि फिर वो उस पैसे की उत्पादकता जो है वो शून्य हो जाती है करीब करीब, और लोग पैसा लेके भाग भी जाएं। कम से कम लोन देने में ये होता है कि जिसको आप दे रहे हैं ऋण, और इतने आसान किस्तों कंडीशंस पे दे रहे हैं, तो उसका भी, जैसे कहते हैं ना, स्किन इन द गेम, उसका भी कुछ स्वार्थ उसमें होना चाहिए जिससे कि आप उसका वो फायदा उठा सके। वरना एक बार राहत दे देंगे, एक बार आप ऐसी पैसा बांट देंगे, तो पैसा वो बिल्कुल वही गंगा जी में बहकर वो खत्म हो जाएगा। जिस सेक्टर पे पहले से 10.5 लाख करोड़ का ऋण है, आपको लगता है कि वो हिम्मत दिखाएगा दोबारा से ऋण लेने की? क्योंकि एमएसएमई से जुड़े बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर होता हमारे जो मौजूदा लोन है उसमें ब्याज में कहीं छूट दे दी जाती, या मॉरिटोरियम का ऑफर कम से कम कुछ बेहतर कर दिया जाता, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता उनके लिए। देखिए, ये मैं ये दोनों सुझावों को बिल्कुल मानता हूं कि बात है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर कुछ काम किया जाए, मगर अभी शुरुआत में और जो आपने कहा ना कि ऋण में उनके जो ब्याज के दरों में उनकी कमी हो जानी चाहिए थी, उसमें भी आप देखेंगे कि जो नए लोन दिए जा रहे हैं, जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में शायद 4 से 6 लाख करोड़ तक के नए ऋण दिए जा चुके हैं, जिनको कि उद्योग अभी अवेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो और जैसे अर्थव्यवस्था चले तब उसको लोन देंगे। इनके जो ऋण ब्याज के दर होंगे वो वैसे भी कम होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि एमएसएमईज को इस समय जो ये राहत दी गई है, जो पहुंचाया गया है, उससे मुझे तो लगता है कि बहुत सारे उद्योग इससे फायदा करेंगे। देखिए, मांगने को तो हम सब कुछ मांग सकते हैं, मगर एक क्षमता होती है कि कहां तक हम किया जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि मुझे पता है आज निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पहले हिस्से का, अभी 3-4 दिन वो और जानकारी देंगी कि आगे की राशि के बारे में क्या कुछ कहना है। 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ का तो हो गया, बाकी के बारे में कुछ संकेत जो आप हमारे दर्शकों को दे सके, इसका असर आप कब तक अर्थव्यवस्था पे होते हुए देख रहे हैं मुमकिन, और साथ ही आने वाले वक्त में क्या डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों तक भी, इंडिविजुअल्स तक भी, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स में कह रही हूं, वहां तक भी होने की उम्मीद है या ऐसे संकेत है? राजीव, देखिए, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि टीडीएस के दर में 25% कमी की गई है, जैसे कि 50,000 करोड़ रुपया इंडिविजुअल्स के जेब में जाएगा, जो कि जिनका जो अभी तक कटता था। एक तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई है ऑलरेडी, तो इंडिविजुअल्स तक की बात पहुंच गई है। दूसरा ये है कि जो बाकी की रकम बची है उसमें इशारे काफ़ी विदित हैं। वो ये कि जैसे कि कल प्रधानमंत्री ने रेहड़ी वालों की बात करी, आज वित्त मंत्री ने जो है वो माइग्रेंट लेबर की बात करी, उसके अलावा जो हम लोगों ने बात करी है कि जो वो मजलूम और जो दिव्यांग और मजलूम वगैरह हैं, सीनियर सिटीजन से, उनकी बातचीत हुई है। तो यही वो वर्ग हैं जिनके पास हमारी जो आने वाले दिनों में जो अनाउंसमेंट होगा वो उनके पास जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि
जो जिन क्षेत्रों में बिल्कुल भी रेवेन्यू बंद हो गई है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी और होटल्स वगैरह, उनमें दिक्कतें हैं, और जो उनके जो मजदूर हैं, जो उनमें जो लोग काम करते हैं, उनको भी सहायता देने की बात, ये विदित है जो बातें आजकल और आज हम लोगों ने सुनी है उनसे। बहुत धन्यवाद आपका राजीव कुमार जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष नीति आयोग के जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सुप्रिया जी, उन्होंने जो बात कही है वहीं से आगे ले जाने हुए इस पूरी बहस को, सवाल मेरा आपसे ही होगा, जिस पर हम लगातार तब से चर्चा कर रहे हैं कि आपको आखिरकार एक सरकार के तौर पर एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही पहल करनी होगी, और वो अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब आप लोन उनके लिए आसान बनाए बिना गारंटी के, जिसके जरिए वो आगे बढ़े। अंजना जी, क्योंकि सुनील अलग जी इस पैनल पर हैं, तो मैं एक बात का जिक्र करूंगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपके पास 100 लोग होते हैं, 100 मशीनें होती हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड कम हो जाती है तो आप 50 लोग और 50 मशीनों से काम चलाते हैं। सिंपल टर्म में आपके व्यूअर्स के लिए वही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बिग बिजनेस के लिए भी गिर चुका है, क्योंकि डिमांड खत्म हो चुकी है, और एमएसएमई जैसी जो यूनिट्स हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि डिमांड टोटली इरोडेड है उनके बिजनेस के लिए। इसीलिए मैं बार बार, शायद रिकॉर्ड मेरा अटक गया होगा, लेकिन मैं बार बार यही बात कहूंगी कि जब तक आप डिमांड नहीं बढ़ाइएगा, और संबित जी जो बात कर रहे थे कि हर गांव में हर गरीब खुशहाल हो गया है, सबके घर में पैसा पहुंच गया, अगर ऐसा है तो जो भयावह विजुअल्स हमको माइग्रेंट लेबर के, जो भयावह रिपोर्ट्स आपके ही चैनल पे दिखाई जाती हैं गांवों से, छोटे शहरों से, जो अर्बन पुअर है, जो आप अनाज लेके जाइए गाड़ी में तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सब लोग खुशहाल है तो इस तरह की तस्वीरें आनी ही नहीं चाहिए। काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद, अंजना जी, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके बाद मैं डॉक्टर पात्रा आपके पास आऊंगी, और सुनील जी आपको तो सीधे उन्होंने एड्रेस किया है तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सुप्रिया जी देखिए, इसको अगर हम इस तरह से देखें, जो राजीव जी ने कहा उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रही थी। उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, उनका ये कहना है आपको आत्मनिर्भर बनाना होगा। कल को अगर हम बिना अकाउंटेबिलिटी पैसा डायरेक्टली देते रहेंगे तो ये पैसा लेकर कोई जा भी सकता है, और हो सकता है कि जिस मकसद से इस पूरे आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया वही पूरा ना हो। तो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा ना, सरकार में रहना, सरकार चलाना और विपक्ष में रहकर सिर्फ आलोचना करने से कोई सार्थक रास्ता नहीं निकलता है। राजीव जी की इस बात का आपके पास क्या जवाब है? एक चीज छोटी सी मैं भी ऐड कर रहा हूं, सुप्रिया जी उसको भी एड्रेस कर दीजिएगा साथ में। ऐसा क्यों लगता है कि ऑड डे पे आप लोग सरकार को घेरते हैं कि पैकेज क्यों नहीं दे रहे, इवन डे पे आप लोग कह देते हैं कि बताओ ये पैकेज का क्या मतलब हुआ, लोगों को पैसा क्यों नहीं दे रहे? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेरा ये कहना था, मेरी आशा ये थी, मेरी व्यक्तिगत आशा ये थी, क्योंकि मेरा जुड़ाव गांवों से है, कि आज जब निर्मला जी बात करेंगी, मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी कि शायद वो पहली बात गरीब की, माइग्रेंट लेबर की, अर्बन पुअर की करेंगी, जो उन्होंने नहीं करी, एमएसएमई की करी, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जो सराहनीय चीज थी मैंने उसकी सराहना करी, लेकिन जिन चीजों का मतलब नहीं है उसके बारे में तो सवाल उठाया जाएगा ही। इसमें विपक्ष और सत्ता में होने का क्या मतलब है? एमएसएमई के लिए ही तो राहत की बात रोज आप लोग कर रहे थे। यूटिलाइजेशन नहीं पिकअप होगा, जब डिमांड नहीं होगी, ये तो अर्थ जगत से आते हैं, इन्होंने तो कंपनी चलाई है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगा सर, जब डिमांड नहीं होगी, डॉक्टर पात्रा 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वित्त मंत्री जी ऐसे संकेत मिले हैं, और उन्होंने भी बताया कि ये चलेगा लंबा कार्यक्रम। तो पहले तो ये कि अगले 3 दिन में वो एड्रेस होंगे इशू जिनको सुप्रिया जी उठा रही है, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर पात्रा, ये 3 दिन का प्लान क्यों? देखिए, मुझे पता नहीं कितने दिन का प्लान चलेगा, अभी वो सरकार की तरफ से ही आएगा। बहरहाल मैं भी जवाब देता हूं, और बहुत सिंपल हिंदी में जवाब देना चाहूंगा ताकि गांव के लोग भी समझ सके। डिमांड, कैपेसिटी बिल्डिंग इत्यादि को मैं सिंपली समझाता हूं। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि माइग्रेंट लेबर के लिए पहले बोलना था निर्मला जी को, माइग्रेंट लेबर के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अंजना जी, माइग्रेंट लेबर कौन होता है? माइग्रेंट लेबर वही होता है जो किसी एमएसएमई में काम कर रहा होता है, जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे में काम कर रहा होता है, जो किसी बिल्डिंग को, आप याद करिए माइग्रेंट लेबर की छवि आते ही हमें वो दिखता है कि वो भार उठाते हुए बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है, ईंट उठाते हुए कोई महिला जा रही है, वो रियल एस्टेट में काम कर रही होती है, ये माइग्रेंट लेबर है। आज का जो पैकेज आया है वो किसके लिए आया है? एमएसएमई के लिए आया है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आया है, ये रियल एस्टेट के लिए आया है। मतलब जो माइग्रेंट लेबर उसके नीचे काम करते थे, उनको तनख्वाह कैसे मिल सके, उनकी नौकरी चली ना जाए, वो अपने गांव से सुविधाजनक तरीके से वापस आए तो उनको रहने के लिए अपने अपने शहरों में पुनः जगह मिले, उनकी जिंदगी पुनः व्यवस्थित रूप से चल सके। ये इसके लिए आज जो कहा गया है, माइग्रेंट लेबर के लिए ही कहा गया है।
बिल्कुल सही बात है, आपके चैनल में, दूसरे चैनलों में भी बहुत भयावह दृश्य दिखे हैं। रेल की पटरी में 16 माइग्रेंट वर्कर का औरंगाबाद में कट के मर जाना, कौन जिम्मेदार है? राजनीति नहीं करना चाहिए, मगर जिम्मेदार कोई है तो औरंगाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन है। जबकि अजय भल्ला साहब गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा कि श्रमिक एक्सप्रेस तक श्रमिकों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है, मुझे आप लगता है शेल्टर हाउस में लेके खाना खिलाइए। फिर ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देती है। ये अंजना जी देखिए, मैं भी बीच में चिल्ला सकता हूँ। नहीं अंजना जी, ये उचित बात बिल्कुल नहीं है। जवाब पूरा कर ले, आप अपना हिस्सा बोलिए, देख लीजिएगा। सुप्रिया जी प्लीज, संबित जी पूरी कीजिए बात। देखिए चिट्ठी गई थी कि आप श्रमिक एक्सप्रेस तक जो श्रमिक आते हैं उनको आप शेल्टर हाउस में रखिए। वो क्यों पटरी पे चल रहे थे, ये कौन देखेगा? उद्धव ठाकरे जी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? वहां के डीएम और एसपी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये सब कुछ आप बैठ के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रघुराम राजन से अमेरिका में बात करना, वहां अभिजीत जी से बात कर लेना, उससे सोल्यूशन नहीं होता है अंजना जी। जमीन पर रहकर मेहनत करने से सोल्यूशन होता है, जो मेरे पीएम कर रहे हैं। 24 घंटे नॉन स्टॉप यहाँ अनर्गल चिल्ला के कंफ्यूजन पैदा करके कुछ भी। मैं एक बात बता दूं, अंत कर रहा हूं। अगर अभी मोदी जी हाथ ऐसे करे और स्वर्ग से सोने की बारिश भी होने लगे, सबके पास सोना आ जाए, तो भी सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहेगी? वाह वाह मोदी जी बहुत बढ़िया हो गया। बिल्कुल नहीं कहेंगी। वो कहेंगी देखो ये सब नकली सोना है, बेकार का बारिश हो गया है, मोदी जी ठग रहे। ये बिल्कुल पते की बात कर रहा हूं। आप लोग कभी पते की बात नहीं करेंगे, आप लोग हमेशा ही एंटी मोदीज्म करते रहेंगे। बिल्कुल। सुप्रिया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक सेकंड। बात स्वदेशी पर होनी चाहिए। बात इस वक्त इस बात पर होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को अगर वाकई हमें आत्मनिर्भरता के अभियान के साथ आगे बढ़ाना है तो आज के इस पैकेज से क्या कुछ होगा। लेकिन देखिए बहस कहां तक पहुंच गई, बारिश और सोना, और इधर दूसरी तरफ लगातार चर्चा 10 बूंद जिंदगी की, और ये इसलिए ताकि इस पहल के जरिए अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकी जा सके। निर्मला सीतारमण ने आज लगभग 6 लाख करोड़ के पैकेज का क्या कुछ होगा इस पर जिक्र किया है। अगले 2 दिन भी ऐसी ही पीसी चलेगी। बिल्कुल, 14 लाख करोड़ का हिसाब अभी बाकी है। लगातार आज तक पर आपको यह हिसाब मिलता रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।